नमस्कार। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथी और पद्म भूषण कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बेहद गहरा रिश्ता है। आजाद हिंद फौज के सेनानी कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन की कर्मस्थली भी शिवपुरी रही है। आज़ादी के बाद वे शिवपुरी के हातौद ग्राम में आकर बस गए थे। यहाँ से चुनाव भी लड़े लेकिन विजयी नहीं हुए। उनका परिवार आज भी हातौद गांव में रहता है और यहाँ उनकी स्मृति में दर्शनीय पार्क भी बनाए गए हैं जिसमें उनसे जुड़ी स्मृतियां रखी गई। हमारे देश भारत की मिट्टी में जरूर कोई ऐसी खास बात है कि इस देश में रहने वाला बच्चा बच्चा इसकी रक्षा के लिए मरने मिटने को हमेशा तैयार रहता है। यूं तो पूरे देश में शहीदों को बहुत गर्व के साथ देखा जाता है और उनको भगवान की तरह पूजने का दौर भी हम कई बार देख चुके हैं। लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के हातौद गांव ले चलेंगे, जिस गांव को शहीदों का गांव कहा जाता है और यहाँ रहने वाले लोग शहीदों को भगवान की तरह पूजते हैं। इस गांव की कहानी आज़ाद हिंद फौज से भी जुड़ी हुई है और यहाँ बताया जाता है कि भारत की आज़ादी के महान योद्धा आज़ाद हिंद फौज के कर्नल जीएस ढिल्लन आज़ादी के बाद आकर के बस गए थे और उन्होंने शिवपुरी के हातौद गांव को जब अपना आशियाना बनाया तो उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों के मन में अलख जगाया कि आज़ादी का मतलब क्या है। और यही वजह है कि इस गांव में एक भी शहीद नहीं होने के बावजूद लोग शहीदों को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। आइए ले चलते हैं आपको इस गांव के सफ़र पर और दिखाते हैं इस गांव की कुछ ऐसी कहानियां जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होंगी। शिवपुरी जिला मुख्यालय से अगर आप अपना सफ़र तय करेंगे तो आपको झांसी रोड पकड़नी होगी और झांसी रोड पर आप सफ़र करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे हातौद गांव का रास्ता और उससे चलते हुए आप जब पहुंचेंगे तो हातौद ग्राम पंचायत क्षेत्र में आपका स्वागत करता हुआ ये बोर्ड दिखाई देगा। ये बहुत कम ग्राम पंचायतों में आपको दिखाई देता है और सजी संवरी सी ये ग्राम पंचायत बताती है कि यहाँ के लोग न केवल साक्षर हैं बल्कि जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी भी पूरी करते हैं और पर्यावरण हो या देश सबके प्रति कर्तव्य निष्ठता रखते हैं। और इस गांव को शहीदों का गांव क्यों कहते हैं वो तस्वीरें भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम ये बता दें आपको कि यहाँ जगह जगह इस तरह के बोर्ड आपको दिखाई देंगे, इसीलिए इस गांव को शहीदों का गांव कहा जाता है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये लगा हुआ है शहीद करतार सिंह सराबा मार्ग और ये दिखाता है कि कैसे ग्राम पंचायत के अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो वो सामने एक खूबसूरत बोर्ड भी लगा हुआ है जो इस ग्राम की खूबसूरती को बयां करता है और चारों तरफ से जो रास्ते इससे जुड़े हुए हैं उन रास्तों को भी दिखाने की कोशिश करता है। अब जो कहानी है इस कहानी को हम इससे शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक गांव शहीदों का गांव कहलाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ से कोई भी शहीद नहीं है और इस गांव की जो कहानी है वो कैसे आज़ाद हिंद फौज से जुड़ती है, कैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानियां कहती है, क्या हैं इसके किस्से कहानियां। कुछ दिलचस्प अंदाज में आज हम आपको हर पहलू से जोड़ने की कोशिश करेंगे। गांव में पक्की सड़कें, मकानों पर लहराते तिरंगे, तिरंगे के बंधे हुए ये लहरिया और इस तरह के कुछ नज़ारे आपको केवल 15 अगस्त के आसपास या 26 जनवरी के आसपास नहीं बल्कि अक्सर दिखाई देंगे। और मैं कहूँगा कि कैमरा साथी उस तरफ भी दिखाएं, ये सबूत है कि वो कुछ पुराने तिरंगे भी यहाँ पर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गांव की जो विकास गाथा है, इस विकास गाथा को गांव वाले कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर खुद शहीदों का साक्षात आशीर्वाद है, उन्हीं का वरदान है कि इस गांव में उन्नति तरक्की लगातार हो रही है। कुछ जागरूक नागरिक भी हैं जो कहते हैं और बताते हैं। आप हमें बताइए कि आपका गांव शहीदों का गांव कहते हैं, क्यों कहते हैं?
भाई सारे शहीदों को गांव जो कहते हैं हमारे गांव में कि कैसे कल्लम साहब ढिल्लम साहब आते हमारे गांव के हाथोज के मतलब पहले देते भी लाल किले से मतलब उनकी मृत्यु हुई थी तो वे जहाँ पर आ गए तो वे शहीद हो गए तो इसलिए हमारे गांव का नाम हाथोज भी रखा। और आज हमारे गांव में देखो आदिवासी न पूरे किसान और कल्लम साहब ढिल्लम साहब उनसे हमारा संबंध था और हम एक जी से रहते हैं हमारे यहाँ। हाँ एक जी से और रहते। आपके गांव की जो सड़कें हैं उनके नाम भी किसी शहीद के नाम पे है, कभी कोई शहीद कभी कोई शहीद। और हमारे गांव में जो सड़कें बनवाई है ना जन मन योजना के तहत से हमारे गांव में पूरी सड़कें भी अच्छी बनी है। हमारे गांव में अच्छे कॉलोनी भी कटी है बहुत बड़ी है सुंदर भी है गांव है हमारे गांव में। और घर घर नल योजना है और सड़क भी पक्की हैगी। और हमारे पहले तो हम 2 किलोमीटर पानी ले भी जाते अब वो भी नहीं जाते देखो पास में ही हमारे नल लगे। तो आप लोग कहते हो कि जो शहीद हैं उनका आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। हमारे पास तो बहुत आशीर्वाद है और धन्यवाद करना चाहते हैं हम तो मंत्री जी मोदी जी को नमस्कार करने चाहते हैं नहीं, उनको। उनको तो नमस्ते करते ही हो, लेकिन गांव वालों से जब हम बात करते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर तो शहीदों की कृपा है। और हमारे ऊपर तो शहीदों के ऊपर कृपा है और पूरे देश भारत की हमारे ऊपर पूरे नेतन की भी छाया है हमारे ऊपर तो उनके आशीर्वाद है तो हमारे गरीबन को देख लो झोपड़ी से हमारे को मकान बना। अच्छा, कोई फौज में जाकर के शहीद तो आपके गांव से हुआ नहीं? नहीं सर हमारे गांव से खन्नम साहब ढिल्लम साहब अकेले थे और कछु बाके बिन के मोड़ा यंगे बाके जिबंत भाई साहब का और इनका जाको मंत्री भाई साहब का बहुत लड़के यंगे शहीद हमारे गांव के पूरे वो बॉर्डर पे लड़ रहा है कि हमारे गांव के देश वो की वो सैनिक हैं, शहीद नहीं हुए। लेकिन अगर आपसे हम पूछते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे गांव के ऊपर साक्षात शहीदों की कृपा है। और इन गांव की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कुछ इस तरह से बयां भी करती हैं। कहीं भी हमने आपको दिखाया तो आपको ना गंदगी नजर आई ना कोई समस्या, क्योंकि ये जो गांव है पूरी तरह से विकसित है और इस ग्राम पंचायत को एक खास दर्जा मध्य प्रदेश में हासिल है। यही वजह है कि आपको यहाँ जय किसान जय जवान और उसका चित्र भी अंकित होते हुए न केवल साफ दिखाई देगा बल्कि लोग इससे जुड़कर प्रेरणा लेने का काम भी करते हैं। आजादी के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते तो हमारे शहीदों ने अपने गर्दन को कटा करके आजाद देश हम तक सौंप दिया। अब हम देश कैसा चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं कि देश किस तरह से आगे बढ़े, इस बात पर भी तो बात होनी चाहिए। आइए बात करते हैं कर्नल ढिल्लन साहब के सुपुत्र साहब से और जानते हैं कि वो कैसा देश चाहते हैं। क्योंकि इतने अच्छे सुंदर और प्यारे पिता का खून मेरी रगों में है और उनके संस्कार हैं, तो मुझे दिखता है कि भारत माता कब रो रही है, कब हंस रही है, कब मुस्कुरा रही है। और मुझे पता है कि देश क्या चीज़ है, देश प्रेम क्या चीज़ है, आज़ादी क्या चीज़ है, ये मिली कैसे और इसको संभाल के कैसे रखना है। तो मेरा टारगेट एक ही रहता है, एक ही निशाना रहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको और खूबसूरत और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। क्या विजन है? तो वो उसमें शब्द जाल बुनने से, कविताएं सुनाने से, भाषण देने से नहीं, जब तक धरातल पर हमारी नीतियां, हमारे सिस्टम सही नहीं होंगे और जब तक राजनीतिक लोग ये नहीं समझेंगे कि हम लोगों को वोट डालने की मशीन ना बनाएं, हम लोगों को मजबूत बनाएं और कोई किसी भी जाति का हो, हर, क्योंकि प्रजातंत्र की खूबी ये है, क्योंकि ये शहीदों की कुर्बानी से मिली हुई आज़ादी का अनमोल प्रजातंत्र है और ये राजतंत्र तो है नहीं, राजों का राज तो है नहीं। तो इसकी खूबी ये है कि सबसे मिलके सब बड़े हैं, अकेला कोई भी बड़ा नहीं। और इसलिए सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और सबका एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हमारी नीतियाँ, जैसे मैं किसान हूँ तो हमारी श्रद्धेलाल बहादुर शास्त्री जी ने जय बुलाई, हमें अन्नदाता भी कहा जाता है, पर हमारे राजनीतिक लोगों ने हमारे खेतिहर मजदूर हमसे छीन लिए, वोट डालने की मशीन उनको बना दिया। तो हमारे सिस्टम कैसे होने चाहिए? हमारे सिस्टम ये होने चाहिए कि जब सरपंच का चुनाव होता है तो खेतिहर मजदूरों के मुखिया मेट का भी चुनाव अनिवार्य हो जाए। वो जब निर्वाचित होके आए तो जब हम सवेरे सूर्योदय होता है, हम मजदूरों की मांग के लिए बस्ती में जाते हैं तो वो सामान हमें बांट के लेबर दे, उसके रिकॉर्ड रजिस्टर हो, उस पे हम 2.5-3 रुपये प्रति मजदूर उसको कमीशन दें, हर पंचायत में सायरन लगें
जो सवेरे दोपहर शाम को बजें, जिससे कि वो समय पे काम आए, समय पे उनको छुट्टी मिले। जब शाम को छुट्टी का सायरन बजे तो हम उनको ओवर टाइम दे के काम कराएं अगर शेष काम रह गया है। और 2 महीने रबी पे, 2 महीने खरीफ पे 200 रुपया प्रति मजदूर मनरेगा से गवर्नमेंट हमें दे, और 200 रुपया हम अपने पास से दें। 400 रुपया मजदूर की मजदूरी हो, 4 महीने रबी पे, 2 महीने रबी पे, 2 महीने खरीफ पर। और यदि बगैर सरपंच की अनुमति के इलाका छोड़ के दूसरे इलाकों में काम करने जाती है लेबर, और 7 दिन से ज़्यादा गैर हाजिर रहती है, तो उनके जॉब कार्ड जब्त करने का अधिकार भी सरपंच को हो, तो गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर देश को खूबसूरत और मजबूत बनाना है, तो इसमें शहरिया, आदिवासी या कोई भी जाति को लेके उनके वोट लेने के ऊपर निशाना नहीं होना चाहिए। और देश हित में जो राजनीतिक लोग, मैं नेता उसे मानता हूं जिसमें अच्छे माता पिता वाले गुण हों। जैसे अच्छे माता पिता बच्चों में भेदभाव नहीं करते, उन्हें आपस में लड़वाते नहीं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो जो नेतृत्व स्थायी रूप से निर्णय लेगा, जो सबके हित में होंगे और भारत के संविधान को मानते हुए, वो ही कामयाब होगा, वो ही देश का दिग्विजय और मान नेता कहलाएगा, और वर्तमान में और आने वाले समय में भी लोगों के हृदय पर राज करेगा। कैसे दिव्यमान नेता होगा और किस तरह से विकास होगा, हिंदुस्तान की तस्वीर कैसे गढ़ी जानी चाहिए, इस बात पे भी हमने बात करी। और अब चलते चलते गाँव की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, कर्नल साहब से जुड़ी हुई कुछ और बातें करते हैं, और उसके बाद में फिर हम एक ऐसी जगह पर आपको ले जाएंगे जहां शांति, सुकून, देश की आज़ादी का मतलब, और उस आज़ादी के वीर सेनानी जिसकी समाधि वहां मौजूद है। कर्नल ढिल्लन देश और दुनिया के लिए जानी मानी शख्सियत, और ऐसी मिसाल के उन्हें पूजने के लिए यहाँ मेले लगते हैं। हादौद ग्राम पंचायत है और वो आजाद हिंद फौज के सेना नायकों में शुमार किए जाते हैं, और उसकी वजह भी है। लाल किले में 2 मुकदमे चलाए गए हिंदुस्तान में, और आवाजें आई बाहर से कि अगर हम एक हुए तो अंग्रेजों ने न केवल मुकदमा बीच में छोड़ा, बल्कि 3 लोगों को रिहा भी करना पड़ा। और वो मुकदमे कौन से थे वो भी हम आपको बताते हैं। बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी सुल्तान थे इस भारत के, ढिल्लन, सहगल और शहनवाज, ये तीनों वो शख्सियत थी जो लाल किले में बंद थी और इनके ऊपर ट्रायल चलाई गई थी। लेकिन जब जनता की आवाज आई तो क्या आई, उसके लिए हम पहुंचे हैं कर्नल ढिल्लन साहब के घर पर, और आज हमारे साथ उनके सुपुत्र सरबजीत सिंह जी यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, कर्नल साहब को समझने की कोशिश करेंगे क्या आवाजें आती थी लाल किले से। पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैंने इतने अच्छे पिता के घर जन्म लिया, जो खूबसूरत भी थे, जो खूबसीरत भी थे। और जब वो जय हिंद बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे जय हिंद उनके लिए बनी और वो जय हिंद के लिए बने। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के वीर सेनानी रहे, और उनके जब दिल्ली लाल किले में फांसी का मुकदमा चल रहा था तो उस समय नारे लगते थे कि लाल किले से आई आवाज़, ढिल्लन, सहगल, शाहनवाज, इन तीनों की हो उम्र दराज, लाल किला तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज छोड़ दो। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत माता ने, प्रभु जी ने भारत माता की सेवा का अवसर और देश को आज़ादी का अवसर उनको दिया। ढिल्लन साहब, ये भी बता दीजिए, चलते चलते बात करेंगे कि जब ढिल्लन साहब आज़ादी की लड़ाई में नेताजी के साथ थे, तो कुछ किस्से कहानियां तो आपको जरूर सुनाते होंगे आज़ादी की, तो कुछ प्रेरणाएं आपने ली हो, कुछ सुना हो? बहुत कुछ, लेकिन कई चीज़ें मुझे याद नहीं रह पाती, लेकिन उनकी विचारों में हमेशा राष्ट्र प्रेम ही भरा रहता था। और जब उनके पास कभी सोने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त होता था, तो कभी कभी सवेरे सूर्योदय हो जाता था उनकी बातें सुनते सुनते, और वो देश प्रेम की और आज़ाद हिंद फौज की बातें किया करते थे। और नेताजी के बारे में उनका बिल्कुल ये पक्की बात थी कि नेताजी एयर क्रैश में उनका स्वर्गवास हो गया था, और उनकी अस्थियां टोक्यो टेम्पल जापान में रखी हुई हैं, और उनकी वो पूजा करते हैं वो लोग, जापानीज लोग। और उनने कई बार कहा भी है कि इनको ले जाइए आप। अब वो अलग बात है कि वो कारण कई भी हैं, है ना जी।
आप ये जो ग्राम पंचायत हादौद है या हादौद गांव की बात करें तो लोग कहते हैं कि शहीदों का गांव है, और गांव से शहीद कोई नहीं हुआ। कर्नल साहब यहाँ आए जरूर, लेकिन वो बकायदा जो है यहाँ रहे, और फिर उनकी दिवंगत आत्मा यहाँ से स्वर्ग को सिधार गई। तो ये एक अलग कहानी है। लेकिन शहीदों का गांव कहने के पीछे कोई वजह है क्या? हादौद में कर्नल साहब ने जागृति पैदा की, शहीदों के प्रति श्रद्धा बताई? हाँ, वो कर्नल साहब के लिए, कर्नल साहब जब भी यहाँ से शिवपुरी जाते थे तो सबको जय हिंद जय हिंद जय हिंद बुलाते हुए जाते थे, और सारे ही उनको जय हिंद बोलते थे, है ना जी। और दूसरी बात ये कि जो मेरा भांजा है मनीष मेहरोत्रा, क्योंकि वो जब बड़ा हुआ पला, तो जब कर्नल साहब नेताजी के ऊपर फ्रॉम माय बोन्स किताब लिख रहे थे, तो उस समय मनीष भी साथ में रहा है। और जहाँ जहाँ कर्नल साहब भारत में गए, कोई बड़े बड़े फंक्शन हुए तो मनीष जी भी साथ में रहे। तो मनीष के दिल में भी कर्नल साहब को लेके और शहीदों को लेके एक ऐसी विचारधारा बनी। तो उसने फिर सोचा कि ये जो सड़कों के नाम हैं ये क्यों ना शहीदों के नाम किए जाएं, क्योंकि जिस देश में एक ऐसा देश प्रेमी कर्नल ढिल्लन साहब जैसा व्यक्तित्व, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के वीर सेनानी रहते हों, तो फिर भावनाएं भी वैसी बन जाती हैं। तो उसका ये भी कारण है। तो ये जो सड़कों के नाम रखे हैं ये मनीष जी ने रखे, और मेरे से जब उनने इस बारे में कोई बात की तो मैंने भी अपनी सहमति दी, और दूसरे लोग भी खुश हैं उसकी वजह से। अगर हम बात करें सरल साहब की, तो सरल साहब ने कर्नल ढिल्लन पे बहुत रिसर्च भी किया, ग्रंथ भी लिखे, और सरल साहब को भी बहुत लोग सुनते हैं, और उनकी जो देशभक्ति की कविताएं वो तो आप बहुत दिलचस्पी के साथ सुनाते हैं। तो कैसे दोनों को देखते हैं आप? सरल जी एक बहुत ही अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे, और उनके दिल में देशभक्तों के लिए इतना प्रेम था कि उनने अपने घर, जेवर, गहने सब कुछ बेचकर और नेताजी के ऊपर वो ग्रंथ लिखे हैं। और जब उनने उनकी जो प्रस्तावना है, जो उनने अपनी धर्मपत्नी जी का धन्यवाद किया है, उस प्रस्तावना में वो पढ़ के रोना आ जाता है। तो वो कर्नल साहब को 2 बार मिलने आए, तो उनने अपने पंक्तियों में लिखा है कि यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो ये आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और ये सच मानो कि वीरता एक दिन बांझ हो जाएगी। तो उनने लिखा है कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है, यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से, यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से, यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थीं, जीवन की स्वप्नल निधियां भी उनने जीवन में पाई थीं, पर माँ के आंसू लख उनने सब सरस फुहारें लौटा दी, कांटों के पथ का वर्ण किया रंगीन बहारें लौटा दी, उनने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, माँ के अर्चन हित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े, भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए, जग के इतिहास में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, अमर शहीदों का चारण मैं उनके यश गाया करता हूँ। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे है माँ की कोख धन्य उनको पाकर है धन्य धरा, गिरता है उनका रक्त जहाँ वह ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। इसीलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे, मस्तक देने वाले लोगों पर वह युग युग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहाँ वह राष्ट्र नहीं टिक पाता है, आज़ादी खंडित हो जाती सम्मान सभी बिक जाता है, यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे ना शहीद गए तो फिर यह पथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर कौन आगे बढ़ाएगा, वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता, यह सच है दाग गुलामी के उनने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, अमर शहीदों का चारण मैं उनके यश गाया करता हूँ। पूजे ना शहीद गए तो फिर आज़ादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा, पूजे ना शहीद गए तो फिर यह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा, मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ।
जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं, और पूजे न गए शहीद तो फिर मट्टी को माथे से कौन लगाएगा, जैसी बातें। और इन बातों का बहुत महत्व है। यही महत्व है कि गांव वालों ने इस बात को न केवल समझा, बल्कि हर यहाँ रहने वाला बाशिंदा देश के शहीदों को याद करता है, सलाम करता है। यही तो कहानी है, यही तो किस्से हैं जो हम इस पीढ़ी से लेकर के, यानी कर्नल ढिल्लन की पीढ़ी हो, सुभाष चंद्र बोस की पीढ़ी हो, या फिर सरबजीत सिंह जी की पीढ़ी हो, या फिर हमारी पीढ़ी हो, या फिर इन नौजवानों की पीढ़ी हो, यहाँ तक हम लेकर आए हैं। और कर्नल ढिल्लन साहब के परपोते हैं हमारे साथ करण, वो क्या समझते हैं, आज़ादी का मायना क्या है, देश में शहीदों का दर्जा क्या है? शहीदों का दर्जा तो बहुत बड़ा है। इस देश को जो आज़ादी वो दे के गए हैं, उसमें आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे जब हम तातू जी बोलते हैं, हमारे जो परदादा जी थे उन्हें प्यार से सारे घर वाले, तो जब वो आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, आपने पूरा गांव भी अभी घूम के देखा होगा, एक यूनिटी और एक डिसिप्लिन आपको दिखता है। तो जो यूनिटी और डिसिप्लिन वो यहाँ पर देखे गए हैं, और साथ ही साथ में हम जब भी एक दूसरे को संवाद करते हैं तो उससे पहले ग्रीट करते हैं, तो हम उसमें हर किसी को जय हिंद बोलते हैं। तो हमारे घर में भी आज यही परंपरा है, जब भी हम सुबह उठेंगे, शाम को उठेंगे, मतलब जब भी रहता है हमसे मिलते हैं एक दूसरे को, तो हम जय हिंद बोलते हैं, और जय हिंद से ही हम संवादन और सबका अभिवादन करते हैं। तो ये जो एक है, मतलब घर परिवार में हमारे जो है, मतलब एक राष्ट्र प्रेम भी है साथ साथ में, और साथ साथ में ये भी है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि तातू जी की ही मतलब जो है हमारे अंदर जो ये चीज़ें इंकलकेट हमारे अंदर हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इतने बड़े परिवार में मतलब हमारा जन्म हुआ है, और साथ ही साथ हमें वो कैरी फॉरवर्ड भी आगे करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप अपने आने वाली पीढ़ी, जो आपसे संतान पैदा होगी, उन तक भी बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी हिस्टोरिक कहानी है परदादा जी की, और उन्होंने जैसे जैसे काम किए हैं, जैसे एक छोटा सा किस्सा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 का ही है। जब जो रिवर इरावदी है, वहाँ पर जब तातू जी अपनी मतलब मोर्चा संभाल के बैठे थे, तो जब जो सामने जो उनके जनरल थे सर विलियम स्लिम, उन्होंने जब आक्रमण किया था उन पे, तो उन्होंने 13 दिन तक उनको रिवर इरावदी पे रोक के रखा था। और जबकि उनके पास महंगी से महंगी राइफलें, अच्छी एलएमजी और सारे कुछ थे, और एयर स्ट्राइक का सपोर्ट भी था, तब भी उन्होंने उनको रोक के रखा और उनको पार नहीं करने दिया। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक दूसरे शत्रु का जो जर्नल है, वो आपको उनकी बायोग्राफी में वो रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं मतलब तारीफ करे बिना नहीं रह सकता हूँ कर्नल जीएस ढिल्लन की, जिन्होंने अपने साथियों के साथ सारी राइफलें होते हुए हमें 13 दिन तक रोक के रखा। तो इससे बड़ी बात क्या होगी, आप समझ सकते हैं। तो एक परपोते के लिए उसके दादा के पिताजी की कहानी सुनाना और कहना कि इतनी बड़ी शख्सियत के 13 दिनों तक किसी फौज को रोक के रखा था, कांधों में दम था, लहू हिंदुस्तान की माटी से रंगा हुआ था, सेना नायक थे आजाद हिंद फौज के, और नेताजी के उस नारे को बखूबी जानते और पहचानते थे और आत्मसात करके बैठे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहू भी है हमारे साथ। अमृतसर का जलियांवाला बाग कौन नहीं जानता, उसी शहर से हैं, और बड़े गर्व से कहती हैं कि ढिल्लन साहब के घर में ब्याह करके आना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अमृतसर के रहने वाले थे। तातू जी कर्नल, हम शॉर्ट नेम तातू जी बोलते थे सारे जाने। मेरे ये पापा को बहुत प्यार करते, आपस में बहुत प्रेम था। उनने फिर मेरे को मांगा उनसे, बड़े खुश हुए। ऐसे ही हमारी शादी हो गई। कर्नल साहब तो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हमारे पिताजी थे। ग्रेट, वेरी ग्रेट। कर्नल साहब एक जानी मानी शख्सियत थे, और उनका व्यवहारिक रूप से अपने परिवार के साथ भी बेहतर तालमेल था। यही किस्से हैं, यही कहानियां हैं, और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई की गाथाएं हैं, और कर्नल सिंह के बहुत सारे किस्से भी।
लाल किले का मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद जब ट्रायल पूरा हो गया और अंग्रेजों ने अपना फैसला सुनाया तो कर्नल ढिल्लन को शहनवाज और सहगल के साथ रिहा किया गया। रिहा करने के बाद कर्नल ढिल्लन यहाँ पहुँचे, ग्राम हातौद में अपना आशियाना बनाया और उन्होंने इस हातौद ग्राम को आज हमारे सामने इस खूबसूरत तरीके से छोड़कर रुखसत ले लिया। उनका जन्म 18 मार्च 1914 को हुआ। 6 फरवरी 2006 को वो ब्रह्मलीन हुए और उनके बाद यहीं उनकी समाधि बना दी गई, जो आज यहाँ का न केवल एक ऐतिहासिक पड़ाव है बल्कि कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन से जुड़ी यादों को गाता हुआ, बताता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। श्री कृष्ण सरल जी और कर्नल ढिल्लन का भी अपना एक जुड़ाव था। दोनों एक दूसरे को न केवल पसंद करते थे बल्कि आज़ादी की बातों को शेयर भी किया करते थे। और कर्नल ढिल्लन के समक्ष अगर श्री कृष्ण सरल जी ने कुछ कहा था तो उनको याद करना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि पूजे न गए शहीद तो फिर आज़ादी कौन बचाएगा। पूजे न गए शहीद तो फिर आज़ादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर बीज कहाँ से आएगा। पूजे न गए शहीद तो फिर बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कहकर माथे से कौन लगाएगा। ये सारी बातें हम सबको न केवल गर्व से ओतप्रोत कर देती हैं बल्कि शहीदों की पूजा करने के लिए मजबूर भी बनाती हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम की न्यूज़ रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शिवपुरी के ग्राम पंचायत हातौद से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।